नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। गुरुग्राम में 40 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जिले में 93% को दोनों डोज लग चुके हैं। गुरुग्राम 7% के आंकड़े से दूर है। जिला 7% के बाद पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाएगा। 25 दिसंबर तक का स्वास्थ्य विभाग ने टारगेट रखा है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच एक बार फिर सेंटर पर भीड़ बढ़ चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच गुरुग्राम में वैक्सीनेशन की क्या कुछ स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वैक्सीनेशन के नोडल ऑफिसर और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर MP सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, ओमिक्रॉन के मामले देश भर में आ रहे हैं, गुरुग्राम में अभी तक कोई मामला नहीं आया, लेकिन अब अगर वैक्सीनेशन की बात करें गुरुग्राम में, तो पहली डोज और सेकंड डोज कितनी अब तक लगी चुकी है और क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि जो पहले भी कहा गया था कि दिसंबर में जो टारगेट है कि दोनों ही डोज जो है 100% जो वैक्सीनेशन है वो हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा राज भाई। इसमें अगर देखें कि गुरुग्राम की बात करें तो लगभग हमारा 40 लाख होने जा रहा है। 39,54,000 के आसपास हमने टीकाकरण कर दिया, दोनों डोज। उसमें से जो हमारा पहला डोज है वो 22,80,000 के आसपास हो गया है, 23 लाख के करीब, 125%। और सेकेंड डोज हमारा 93% हो गया है, 7% रहता है पूरे 100% होने में। और प्रयास ये है कि इसको हम 25 दिसंबर से पहले अपना 100% पूरा कर लें, क्योंकि जैसा आपने कहा ओमिक्रॉन का खतरा इस देश के ऊपर भी मंडरा रहा है। अपने कंट्री के अंदर लगभग 23 केस, कल तक की डेट तक जो मुझे आइडिया है 23 केस आ चुके हैं। उनमें से अभी तक हरियाणा के अंदर कोई भी केस नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर एक केस डिटेक्ट हुआ है। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जो टीकाकरण है वो 100% हम सभी का कर दें, जिससे कि इन केस अगर कोई ऐसी संभावना बनती भी है तो उसमें कोई इस तरह का कोई सीवियर केस हमारे सामने नज़र ना आए ओमिक्रॉन। बीच में देखने में आ रहा था कि कुछ रफ्तार कम हुई थी, लोगों ने खासतौर से सेकंड डोज जो लगवाने वाले लोग हैं वो कम पहुंच रहे थे सेकंड। तो क्या अभी चूंकि इस नए खतरे के बाद क्या तेजी आई है, लोग जो वैक्सीनेशन का जो नंबर है वो क्या तेजी से बढ़ा है? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम देखें कि जो हमारा वैक्सीनेशन का पेस है, रफ्तार, वो पिछले कुछ दिनों से बढ़ा है। उसका एक कारण ये भी है कि जो ओमिक्रॉन की, जब से न्यूज़ में ये चल रहा है कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है देश के ऊपर, तो ऐसे लोग जिनका कि सेकेंड डोज काफ़ी दिनों से ओवरड्यू हो गया था, वो अपना वैक्सीन लगवाने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, हमारे केंद्रों पे जा रहे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ देखें जो सबसे मज़ेदार है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं गुरुग्राम ज़िले के अंदर जिनका कि पहला डोज़ अभी भी लग रहा है। उसका कारण यही है कि जो लोग अभी छुट्टियों में या त्योहारों में अपने घर वापस चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं गुरुग्राम ज़िले। और वो उनका भी यही कोशिश है कि एटलीस्ट हम अपना पहला डोज़ लगवाएँ, और ये हमारे सबके लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे देश का अगर 100% टीकाकरण हो जाता है एटलीस्ट फर्स्ट डोज़, तो आने वाले किसी भी मुकाबले से लड़ने के लिए हम तैयार होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट विश्व में कोरोना काल के दौरान अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को गुरुग्राम के सेक्टर 18 में सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा भारत के साथ 4 अन्य देशों के लोगों ने भी इस अवार्ड फंक्शन में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम HR सक्सेस टॉक के द्वारा आयोजित किया गया था। कोविड हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से आया है, क्योंकि जहाँ हम अवार्ड सिर्फ NCR में करते थे, इंडिया में करते थे, कोविड में हमें एक हमारा दायरा बढ़ा, जो हम ग्लोबल पहुँचे। और हम आज हमारे करीब 6 कंट्री से हमारे पास नॉमिनेशंस आए हैं। करीब 200 नॉमिनेशंस हमारे पास आए, जहाँ पे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, UAE, घाना, इंडिया, USA, वियतनाम, केनिया, सब कंट्री से हमारे पास नॉमिनेशंस आए हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ हैं हमारे पास। HR सक्सेस टॉक की यही खासियत है कि सिर्फ HR कम्युनिटी होते हुए हम सिर्फ HR को कैटर नहीं करते, हम बाकी भी वर्टिकल्स को कैटर करते हैं। आज यहाँ लोग सम्मानित होंगे स्टार्टअप एक्सीलेंस में, आज यहाँ लोग सम्मानित होंगे एजुकेशन एक्सीलेंस में, यंग विमेन एक्सीलेंस में जो कि 15 साल से कम एक्सपीरियंस में है, विमेन एक्सीलेंस में जो कि 15 साल से ऊपर एक्सपीरियंस है, HR एक्सीलेंस में जो कि 15 साल से नीचे एक्सपीरियंस है, 15 साल से ऊपर हैं। और कोविड की वजह से एक हमने नई कैटेगरी लॉन्च की, कोविड वॉरियर अवार्ड, एक और कैटेगरी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करते हैं। देखिए, हमारा जो मानना है, HR सक्सेस टॉक का जो मानना है वो ये है कि बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट तरह की उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं, और कोई भी उपलब्धि या काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमने ये रियलाइज़ किया कि जब भी कोई अवार्ड्स होते हैं तो वो मोस्टली उन लोगों को दिए जाते हैं जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, ओहदे पे हैं, जबकि ये उनको दिया जाना चाहिए जो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे भी काम करते हैं। तो हम किसी बड़े ओहदे के अगेंस्ट नहीं हैं। तो हमारे जो अवार्ड्स हैं वो बेसिकली हर कैटेगरी के हैं, चाहे आप अपने लाइफ के या कैरियर के किसी भी स्टेज पे हैं। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है
तो HR सक्सेस टॉक में आप अपने काम को शोकेस कर सकते हैं और अगर आपका काम हमारी जूरी को पसंद आया तो हम उसके लिए उनको रिकग्नाइज एंड अप्रिशिएट भी करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कई सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। हमारे पास बहुत सारे नॉमिनेशंस आए हैं एंड कोविड के बाद में ये अवार्ड अपने आप पे लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, बिकॉज इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बट इसके अलावा इसमें कोविड वॉरियर की भी कैटेगरी है जो कि लोगों को दिखाएगी कि किस तरीके से लोगों ने कंट्रीब्यूट करके और अपना योगदान दिया है, कोविड में लोगों को हेल्प की है। इसके अलावा HR फ्रेटर्निटी में कोविड भी अपने आप में बहुत डिफरेंट फेज़ रहा है, जहाँ पे किस तरीके से HR इंडस्ट्री में, बिज़नेस में, एजुकेशन में जिस तरीके से लोगों ने एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है, उसी को हम आज अप्रिशिएट और रिवॉर्ड करना चाह रहे हैं। कितनी खुशी होती है जब लोगों को अवार्ड दिया जाता है, जो लोग जुड़ रहे हैं, छोटी छोटी उनकी जो चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करके अवार्ड मिलते हैं उनको। कोविड ने हमें आज एक चीज़ सिखाई है, वो चीज़ सिखाई है जितना ज़्यादा अपनी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को वैल्यू करेंगे, उतना आप उसको बढ़ाएंगे। सो आज का जो अवार्ड है, जो भी हम रिकग्नाइज़ करने वाले हैं, लाइक इट इज़ वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट, बिकॉज लोगों ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन किया है, सो दिस इज़ आवर सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्रिशिएट एंड हाँ, ये एक बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही ग्रेट मोमेंट है, बिकॉज टीम ने कंटिन्यूसली 6 महीने 1 साल इसके पीछे काम किया है और धीरे धीरे करके हम इसको ग्लोबली लेकर के जा रहे हैं। ऐसे इस बार हमारे पास में आउटसाइड ऑफ इंडिया काफ़ी सारे नॉमिनेशंस आए, काफ़ी सारे हमारे कंट्री हेड्स ने कंट्रीब्यूट किया। सो ये एक अलग एक अचीवमेंट है और उसकी जो खुशी है वो एक अलग है, बिकॉज जब वर्चुअल टाइम में आप इस तरीके से अवार्ड किसी को कर पाते हो या किसी को आप उसके एफर्ट्स को आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो, पहचान पाते हो कि हाँ उसने एक सेट वर्टिकल में बहुत अच्छा काम किया है, तो वो एक अलग ही। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में देश के प्रथम CDS 7 अन्य जवानों की मौत से जहां एक और पूरा देश गमगीन है, तो वहीं शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को गुरुग्राम के कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश ने ईमानदार और महान सैनिक खोया है, उनको हमेशा याद रखेगा देश। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद हादसा है और देश को ये ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। तो आज हम सब ने मिलकर जो ये मुसीबत की घड़ी है, इसमें पूरा देश इन जवानों के परिवारों के साथ खड़ा है और पूरी कांग्रेस पार्टी हमारी पूरी जोर से इनके साथ खड़ी है। तो आज उसी सिलसिले में हमने श्रद्धांजलि दी है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इन सबको अपने चरणों में ले और सबके परिवारों को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। हादसे की जांच की मांग की भी जो है अब आवाज़ उठने लगी है, आप कांग्रेस कैसे देख रही है उसको, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक जांच का संबंध है, ये जो क्षति है ये देश को अपूर्णीय क्षति है, इसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस सरकार में जिस तरीके देखिए कुछ भी काम होता है सबकी जांच का विषय क्यों आता है, इस सरकार पे क्यों प्रश्न चिन्ह लगते हैं, ये सरकार के लिए एक सोचने का विषय है। मैं इससे ज़्यादा देखिए इस बारे में और कुछ नहीं कह पाऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, सारे भाई, हम कांग्रेस का परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है, क्योंकि जनरल रावत जो हैं CDS, ये एक अभी तो एक परिवार की क्षति नहीं है, ये पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की क्षति है ये, और ये बहुत बड़ा विषय है जो आप जांच का कह रहे हैं। देखिए, कभी भी मैं तो इस सरकार में समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। एक प्रोटोकॉल होता है, ये एक कोई छोटी पोस्ट पे तो थे नहीं, वो हमारे इंडिया के CDS की पोस्ट पे थे। एक प्रोटोकॉल होता है, उनके बैठने से पहले भी उसको चेक किया जाता है, उनके उतरने के बाद भी उसको चेक किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए और ये बिल्कुल एक बहुत ही गहनता के साथ विषय का ये वो है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गुरुग्राम वासियों को जल्दी 24/7 पानी की आपूर्ति की जाए, इसके लिए काम शुरू हो गया है। GMDA की बैठक के बाद CM खट्टर ने इसका ऐलान किया है कि पानी की सप्लाई 24 घंटे मिल सके, इसके लिए GMDA प्लानिंग कर रहा है और जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में बसई गांव सहित 7 रिहायशी इलाकों में ये सुविधा शुरू की जाएगी।
पहला टारगेट हमारा पूरे गुरुग्राम में ये पानी सप्लाई करने का है और उस पानी का पोर्टेबल वाटर पीने के लिए उनको नहरों से सप्लाई होगा और बाकी क्षेत्र में रीयूजेबल वाटर, ट्रीटेड वाटर इसको सप्लाई करेंगे। लेकिन पानी की कमी किसी भी गांव में, किसी भी सेक्टर में ये नहीं आने देंगे। 110 तक, कहाँ से 110 तक, 102 से 110 तक पानी की सप्लाई के लिए एक वाटर चैनल जो बनाया गया है उसका आज उद्घाटन किया है, ताकि उस क्षेत्र के अंदर सुचारू रूप से निर्विघ्न पानी की सप्लाई। गुरुग्राम में गो इलेक्ट्रिक स्लोगन के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल शो का आयोजन किया गया। बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने और वायु की गुणवत्ता में यहां पर सुधार लाने के उद्देश्य से शनिवार को रोड शो का शुभारंभ किया गया। इस रोड शो में करीब 50 वाहन शामिल हो रहे हैं और ये शो इलेक्ट्रिक व्हीकल गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से शुरू हुआ है और चौधरी बख्तावर चौक और आर्टेमिस अस्पताल, गोल्फ कोर्स रोड, वोडाफोन वेले वडेरे टावर और गुरुग्राम जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए वापस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आकर समाप्त होगा। ये एनर्जी कंजर्वेशन वीक भारत सरकार मनाती है और ये 8 से 14 दिसंबर के बीच में है। इसमें पर्यावरण के लिए जितने भी एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स हैं वो सारे इस वीक के अंदर हम पॉपुलराइज करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन एक बड़ा महत्वपूर्ण उसका अंग है। ये इस साल फरवरी में नितिन गडकरी जी और आर.के. सिंह जी ने भारत सरकार में लॉन्च किया था गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। तो उसमें ये है कि जितना इलेक्ट्रिक का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने व्हीकल्स हैं, उसको ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाए। तो ऑलरेडी हरियाणा में काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही हैं, तो हम सोचते हैं कि अगर इसको ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाए तो तेल की बचत भी होगी, उपभोक्ताओं के पैसे की बचत भी होगी और पर्यावरण का भी इसमें लाभ होगा। लोगों को सर किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है? क्या आप एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो लोग अवेयर नहीं हो पा रहे? ये एक तो लोगों को ये लगता है कि शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज बड़ी कम है, लेकिन आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो तकरीबन 300 साढ़े 300 किलोमीटर तक एक चार्ज पे चल जाती हैं। दूसरा ये कि शुरू में इसकी कॉस्ट लोगों को ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर पूरे व्हीकल की लाइफ पर देखा जाए, मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट मिला के, तो तकरीबन 35 से 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती पड़ती है जो इंटरनल कम्बशन इंजन। मुंबई में आयोजित IHFF शेरू क्लासिक पावर लिफ्टिंग 3 दिवसीय प्रतियोगिता में कनाडा, नाइजीरिया अनेक विदेशी खिलाड़ियों ने भाग लिया है। आयोजित प्रतियोगिता में अमित तंवर ने लॉग प्रेस एंड होल्ड में एक गोल्ड मोस्टर डबल डेड लिफ्ट में एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अमित तंवर ने बताया कि बचपन से ही उससे गांव के खेतों में जाकर बड़े बड़े पत्थर उठाकर और कंक्रीट की बनी डंबलों से अपनी प्रैक्टिस करता था। हालांकि सुविधाओं के अभाव से उसकी तैयारी में काफी कमी रह जाती थी। मानो तो भाई सबसे बड़ा इवेंट था शेरू क्लासिक IHFF फेडरेशन से शेरू क्लासिक एमेच्योर ओलंपिया। ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसमें बॉडी बिल्डिंग और अब स्ट्रॉन्ग मैन का इवेंट था ये, जिसमें बाहर देशों से भी बहुत खिलाड़ी आए हुए थे, बाहर के भी अपने मिस्टर ओलंपिया, बिग रैमी वगैरह सब आए हुए थे। तो आपको किस पोस्ट, आपको क्या ये पद हासिल किया, कब? मैंने उसमें स्ट्रॉन्ग मैन के इवेंट खेले थे, 4 इवेंट खेले थे, जिसमें से मेरे को 2 में गोल्ड और 2 में सिल्वर मिले थे। और ये बहुत बड़ा इवेंट था। हरियाणा से मैंने इस इवेंट में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल प्राप्त किए थे, जिससे मुझे बहुत खुशी है। तो आप जो युवा हैं उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं युवाओं के लिए यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, किसी कारणवश डिमोटिवेट नहीं हो, अपना मोटिवेशन बनाए रखे। दिक्कत बहुत आती है, मुझे भी बहुत आई थी। मैं एक छोटे से गांव से, जहाँ पहले डंबल भी नहीं थे, नॉर्मल सीमेंट के डंबल से एक्सरसाइज की थी। छोटे, फिर सोहना में आया, सोहना में अपने नॉर्मल जिम में जिम की। फिर ऐसे उतार चढ़ाव देखते देखते आज मैं शेरू क्लासिक जब मैं खेल सकता हूँ, तो मेरे को लगता है अपने ग्रामीण क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, जो पता नहीं अपने देश और अपने हरियाणा के लिए कितने मेडल ला सकते हैं।
वो तस्करों से पुलिस की निगाहों में धूल झोंकने के लिए इस तस्करी में महिलाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। महिलाओं ने अब गौ मांस की तस्करी शुरू करने वाले ग्रुप में यहां पर शामिल होती दिख रही हैं। मामला सोहना में ये देखने को मिला है। जांच उनकी नंबर 1 पर पुलिस ने 3 महिलाओं में एक युवक को गौमांस ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि महिलाएं इस गौमांस को ले जाकर गुड़गांव की झुग्गी झोपड़ी में सप्लाई करती थीं। पुलिस ने आरोपी के पास से 50 किलो गौमांस बरामद किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। वे मेवात से गौमांस ले जाकर गुड़गांव में सप्लाई करते थे। एक ऑटो में गौ का मांस ला रहे थे तो मुखबर खास ने इतना दी, जो गोरखा दल वालों ने इनको रुकवा लिया और पुलिस को मौके पर बुला लिया। मौके पर जाके तो डॉक्टर साहब से मेडिकल करा के देखा तो चेक कराया, सैंपल भरवाया। इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? इसमें 3 लेडीज हैं और एक जेंट्स है। इसमें लेडीजों का क्या हाल था, क्या है इसमें मामला? सभी इसमें शामिल है जो मेवात से गौ का मांस खरीद के ला रहे थे। कहाँ ले जा रहे थे? जो वहाँ गुड़गांव ले जा रहे थे, जो सेक्टर 52 में झुग्गियों में ना वहाँ बेचते हैं ले जाकर। और फिलहाल गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में इतना ही, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर।